हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू लेक्चर। और ये लेक्चर है पार्ट 2 शुगर केन का। इससे पहले हमने शुगर केन में उसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा उसके सारा इंट्रोडक्शन और शोइंग मेथड और डिफरेंट वेराइटीज को अच्छी तरीके से डिस्कस करा था। नाउ इस लेक्चर में अब हम इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट और साथ ही साथ रटूनिंग इन शुगर क्रॉप डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे कूदते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो मैं अगर इसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊं तो स्टार्टिंग डोजेस हमको क्या देनी पड़ती है? सबसे पहले FIM की डोज देनी पड़ती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि शुगर केन बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग क्रॉप है और न्यूट्रिएंट डिप्लीटिंग क्रॉप भी है। एक चीज आप याद रखेंगे कि कभी भी अगर आप शुगर केन बोएंगे हमारे क्रॉप में, मतलब हमारे खेत में जब भी हम शुगर केन बोएंगे, देन उसके बाद शुगर केन बोने के बाद उसके अगली जो क्रॉप लगेगी वो या तो हम अपने फील्ड को खाली छोड़ देंगे, अगर हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं तो हम ऐसे एक टाइप की लेग्यूमिनस क्रॉप्स को लगाएंगे ताकि हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो वापस रीजनरेट हो पाए। ठीक है, तो इस टाइप की क्रॉप्स को हम लगाएंगे या शैलो रूटेड क्रॉप्स को लगाएंगे। और ऐसे क्रॉप्स को लगा सकते हैं हम जो लेस वाटर रिक्वायरिंग हो और लेस न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग हो। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शुगर केन क्रॉप है ये बहुत ज्यादा हाई वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप होता है, साथ ही साथ ये हमारा इससे उससे भी ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्रॉप होता है। जानेंगे कैसे? सबसे पहले इसके FIM डोजेस के बारे में हम चलें तो सबसे पहले FIM डोजेस कितना जाता है इसके अंदर? 500 से लेके 600 कुंटल पर हेक्टेयर के जितना इसका अंदर FIM डोजेस चले जाता है। हमको कब डालना है? ये 15 से लेके 20 दिन बिफोर द प्लांटिंग वी हैव टू गिव द FIM डोजेस टू अवर क्रॉप। ठीक है ना। उसके अलावा 3 से 4 कुंटल हमारे इसके अंदर नीम केक चले जाता है। तो नीम केक एप्लीकेशन देनी है, ये आपकी मैंडेटरी नहीं होती है, ये एज अ क्या नाम है उसका, आप एक्स्ट्रा अपने प्लांट को जो भी है न्यूट्रिएंट अगर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप नीम केक वगैरह दे सकते हैं। अच्छा ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके अंदर। नाउ थर्ड वन इज हम अगर अपने बेसिक NPK डोजेस पे आ जाएं अगर हम, NPK डोजेस में जो स्टैंडर्ड डोजेस है हमारी 120 से लेके 150 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डोज होती है हमारी किसकी, नाइट्रोजन की ना। उसके अलावा हमारा क्या होता है, जो फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है हमारा, वो हमारा आता है 80 kg पर हेक्टेयर हमारा एज रिक्वायर्ड और 60 kg पर हेक्टेयर हमारा एज रिक्वायर्ड जाता है। मतलब कि ये तो स्टैंडर्ड डोजेस हैं, बट आप पी के अपना एज जितना भी आपके फील्ड को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना पी के एडजस्ट कर सकते हैं। मैं पहले भी आपको बहुत बार बता रखा है कि ये जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है ये बेसिकली आपके सॉइल टेस्ट के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है, बट बेसिक डोजेस जो आप लिख सकते हो वो ये है। ठीक है ना। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में एक हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है हमारा एजोस्पाइरिलियम। ये क्या है? ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है एजोस्पाइरिलियम। और उसके अलावा एक आता है हमारा फॉस्फोबैक्टीरिया। ये दोनों हमारे क्या हैं, माइक्रोबैक्टीरियाज हैं हमारे। और जो फॉस्फोबैक्टीरिया है हमारा, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन सॉल्युबलाइजिंग द फॉस्फोरस इनटू फॉस्फेट। फॉस्फोरस को फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है और इन दोनों की एप्लीकेशन हमको देनी है हमारे सॉइल में। उसके अलावा इनकी जो एप्लीकेशन होगी वो 10 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम दे सकते हैं। 2 इक्वल डोजेस बनानी पड़ती हैं इसकी हमें, इसको हम दे सकते हैं ना। उसके अलावा हमको जो दूसरा है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारा ZnSO4 की भी हमको एज अ बेसल एप्लीकेशन देनी है। हमें कितना देनी है? 20 से 30 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको इसकी बेसल डोजेस दे देनी है। NPK की बेसल डोज कैसे होंगी? आप नाइट्रोजन की स्प्लिट डोज में दे सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिट कर दीजिए, 2 डोज में दे दीजिए, एक हमारा बेसल डोज दे दीजिए और उसके बाद हमारा आफ्टर शोइंग एक डोज दे दीजिए, या इस टाइप से कर सकते हैं। और PK तो आप एक साथ एज ए स्टैंडर्ड डोज अप्लाई कर सकते हैं बिफोर शोइंग ऑफ दी सेट। बिफोर प्लांटिंग हमको ये सारी चीजें कर देनी है यहां तक, एंड देन उसके बाद ये वाली जो 2 चीजें ये हमको एज अ बेसल एप्लीकेशन या हमको आफ्टर शोइंग या 10 दिन के बाद हम अपने प्लांट के अंदर इनको लगा सकते हैं। ये ओवरऑल है हमारा किसका, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर मैनेजमेंट ऑफ द शुगर केन। बेसिकली वाटर मैनेजमेंट में की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें वाटर मैनेजमेंट में मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज्यादा हाई वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप है। सबसे ज्यादा इसको कितना चाहिए होता है? 8 से लेके 10 इरिगेशन हमारे क्रॉप को चाहिए होते हैं, 8 से लेके
10 इरिगेशन टोटल लाइफ स्पैन में इसको चाहिए होते हैं। और उसके अलावा रेनफॉल भी बहुत ज्यादा डिपेंडेबल करती है हमारे गुड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन में, या जो भी उसके अंदर जो जूस का प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेबल होता है आपका रेनफॉल और वाटर। ठीक है, नाउ जो फर्स्ट इरिगेशन हमको देना पड़ता है वो देना पड़ता है आफ्टर शोइंग ऑफ केन, 20 दिन आफ्टर शोइंग ऑफ केन हमको क्या करना पड़ता है, हमारे को इरिगेशन दे देनी पड़ती है, जो फर्स्ट इरिगेशन होती है वो। और उसके बाद जो हमारी इरिगेशन चलती है वो हर 10 से 15 दिन के इंटरवल में, अंतराल में हमारी चलते रहती है शुगर केन के अंदर। नाउ इसके अलावा जो मैक्सिमम वाटर हमारे को रिक्वायरमेंट होता है हमारे क्रॉप को, वो होता है हमारा टिलरिंग स्टेज में। सो याद रखेंगे हम, जो टिलरिंग स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है, मैंने जैसे आपको बताया था प्लांट में कि इस टाइप का प्लांट होता है और यहां पर से जो सब ब्रांचेस हमारी निकलने लग जाती है वो हमारी क्या बनती है, टिलरिंग स्टेज बनती है। दिस इज टिलरिंग स्टेज। ठीक है, टिलर्स हमारे जब निकल रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टिलरिंग स्टेज कहते हैं। सो टिलरिंग स्टेज में हमारे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर रिक्वायरिंग चाहिए होता है ना। उसके अलावा हमारा जो ड्रेनेज होता है, अगर हमारे क्रॉप के अंदर, हमारे शुगर केन क्रॉप के अंदर या हमारे सॉइल के अंदर अच्छी ड्रेनेज कैपेसिटी है तो हमारे शुगर केन क्रॉप की अच्छी ईल्ड आती है, इट गिव्स हायर ईल्ड। साथ ही साथ अगर वहां पे वाटर लॉक कंडीशंस हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, या तो लीचिंग वगैरह हो जाती है, लीचिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और या तो हमारा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है लीचिंग की वजह से। एक तो ये चीज हो सकती है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, रूट रेस्पिरेशन हमारी पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से हमने जो पिछले डिस्कस करा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस होगी, एन फिक्सेशन, वो थोड़ा सा हिंडर होगी। और इसके अलावा अब जब एंड फिक्सेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें रिजल्ट करेगा, पुअर ग्रोथ होगी हमारे शुगर केन प्लांट की। इसके अलावा क्या होगा कि हमारा स्लो ग्रोथ रेट पीरियड चलेगा, मैच्योरिटी कम होगी, जूस कंटेंट जो हमारे सॉइल क्रॉप का होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, सो ये बात तो रही वाटर मैनेजमेंट की। टोटल कितने देने हैं हमें इरिगेशन, इसमें 8 से लेके 10 इरिगेशन देने। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वीड मैनेजमेंट ऑफ द शुगर केन। सो बेसिकली ये कुछ यहाँ पे कॉमन वीड्स हैं जो शुगर केन में लगते ही लगते हैं, मतलब आमतौर पे शुगर केन फील्ड्स में देखा जाता है। दीज आर द कॉमन वीड्स ऑफ शुगर केन। सबसे पहले आती है हमारी साइनोडोन टेक्टालॉन, जिसको हम बरमूडा ग्रास भी कहते हैं। उसके अलावा आता है एक हमारा साइप्रस रोटंडस, जिसको हम नट ग्रास कहते हैं। उसके अलावा आता है इलियोसिन इंडिका, जिसको हम कहते हैं गूस ग्रास। गूस ग्रास इस टाइप की बनी होती है, पतली पतली सी होती है इस टाइप से। और बरमूडा ग्रास और ये नट ग्रास, ये सब तो आपने कॉमनली अपने फील्ड वगैरह में देख रखी होगी। जो गूस ग्रास होती है पतला सा होता है, एक टाइप का पौधा होता है, बिल्कुल पतला निकले रहता है, और ऊपर से जो उसकी ब्रांचेस होती है, जो स्टेम्स आप जिनको बोलते हो, वो भी बहुत पतली सी होती है, और टिप वाले पोर्शन में छोटा सा इसका फ्लावर लगा रहता है। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे गूस ग्रास का। और उसके अलावा एक आती है हमारी सेकेरम स्पॉन्टेनियम। इस साल के जो नेट का एग्जाम हुआ था 2023, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन वीड ऑफ शुगर केन। सो जो सेकेरम स्पॉन्टेनियम है ये हमारी कॉमन वीड हमारी शुगर केन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंस ग्रास भी कहते हैं। ठीक है, सो यहां तक तो ये बात हो गई हमारी वीड मैनेजमेंट की। जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है हमारा वीड मैनेजमेंट का, वो होता है 4 महीने बाद। मतलब जब हमारा शुगर केन हमने लगा दिया था हमारे फील्ड में, उसके 4 महीने बाद हमको सबसे ज्यादा वीड मैनेजमेंट में ध्यान देना है। सो आप याद रखेंगे कि जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड मैनेजमेंट है वो हमारा कब है, 4 months आफ्टर शोइंग है। सो अब डिस्कस करेंगे वीड मैनेजमेंट मेथड्स ऑफ वीडिंग में। हम केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो मेथड्स ऑफ वीड मैनेजमेंट में हम डिस्कस करें तो 2 बेसिक मेथड्स हमने पहले भी एग्रोनॉमी में पढ़ रखे हैं। क्या मेथड्स होते हैं, एक तो होते हैं मैकेनिकल मेथड, एक होते हैं हमारे केमिकल मेथड्स। सो मैकेनिकल मेथड्स में अगर हम आए तो उसमें हमको कल्चरल प्रैक्टिस कर देनी है, प्लोइंग कर देनी है और मल्चिंग कर देनी है। इन 3 चीजों से हम क्या कर सकते हैं, हमारे वीड को हम बचा सकते हैं, हमारे फील्ड से वीड्स को रिमूव कर सकते हैं और हमारे क्रॉप को हेल्दी रख सकते हैं। नाउ इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे एट्राजीन, फ्लूक्लोरीन या 2,4-D इस टाइप के केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे एट्राजीन है, ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स है। सो बेसिकली इसकी डोज होती है हमारी 1.5 to 2 kg पर हेक्टेयर की हमारी डोज होती है। और इसको हमें कब डाल देना है, 3 to 8 days आफ्टर शोइंग हमको इसको हमारे फील्ड में अप्लाई कर देना है। और उसके अलावा हमारा आता है फ्लूक्लोरीन। ये भी हमारा क्या है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है या प्री प्लांटिंग बोल सकते हो, इसकी एप्लीकेशन हम दे सकते हैं। इसकी डोज कितनी देनी है हमको, 1 to 1.2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से देनी है। और कब देनी है, उतना ही 3 से 8 दिन के
के बीच में 3 से 8 दिन के अंतराल में आफ्टर शोइंग हमको क्या कर देनी है, इसकी एप्लीकेशन दे देनी है ना। उसके अलावा हमको क्या करना होता है, 2,4-D की एप्लीकेशन भी देनी होती है। 1 to 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हमारे को क्या कर देना है, 2,4-D का भी एप्लीकेशन दे देना है, सेम एज एट्राजीन एंड फ्लूक्लोरीन। सो ये कुछ एक टाइप के हर्बिसाइड्स एप्लीकेशन है जो हम अपने फील्ड में दे सकते हैं और हमारे फील्ड को बचा सकते हैं। बेसिकली ज्यादा हमें एम्फेसाइज करना चाहिए हमारे को कल्चरल या हमारे मल्चिंग या प्लोइंग इस टाइप से, या हैंड वीडिंग हमको करनी चाहिए, सो दैट कि और जो शुगर केन प्लांट होता है वो बहुत खुला खुला भी होता है, तो उसमें हमारी जो फिजिकल वीडिंग होती है बाय द हैंड्स वो ज्यादा कारगर होती है और इजीली डन भी करी जाती है, आराम से हो भी जाती है। सो उस चीज में हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। नाउ इसके बाद 2 टर्म बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स आते हैं हमारे उसमें, होइंग एंड अर्थिंग अप। नाउ डिस्कस करें होइंग और अर्थिंग अप के बारे में। जो होइंग और अर्थिंग अप होता है, सबसे पहले ये किसकी मदद से होता है, शोवल की मदद से होता है, फावड़े की मदद से होता है। आफ्टर 1 वीक ऑफ शोइंग हमको क्या कर देना है, होइंग या अर्थिंग अप की प्रोसेस हमको शुरू कर देनी है। इसमें जो फर्स्ट होइंग हमारी होती है वो होती है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड होइंग कहते हैं। और उसके अलावा जो सेकंड और थर्ड हमारी होइंग होती है वो हमारी होती है सेकंड आफ्टर 3 वीक्स, और उसके अलावा थर्ड होइंग हमारी होती है आफ्टर थर्ड इरिगेशन। ये जो प्रोसेसेस हैं या होइंग या अर्थिंग अप हमारी इस टाइप की फ्रीक्वेंसीज में होनी चाहिए। जो फर्स्ट होइंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड होइंग कहते हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है होइंग और अर्थिंग अप का। सो बेसिकली होइंग जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सॉइल का टॉप कवर होता है उसको ब्रेक करते हैं, उसको उखाड़ते हैं और उसके बाद उसको इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। सो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होता है इसका, टू ब्रेक द हार्ड कवर ऑफ द सॉइल। सेकंड इसका पॉइंट होता है टू कवर द एक्सपोज सेट। होता क्या है कि जब भी शोइंग वगैरह होती है, इरिगेशन हम दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है हमारा, काफी जगह पे ऐसा होता है कि हम अगर अच्छी तरह शोइंग नहीं कर रखी तो जो सेट्स होते हैं हमारे, जो शुगर केन के सेट होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं फील्ड में। सो उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे होइंग को करते हैं। और उसके अलावा हमारी जो वीड्स वगैरह होती है अगर वहां पे उग रखी हैं तो उसको भी उखाड़ने के लिए या हटाने के लिए हम क्या करते हैं, होइंग या अर्थिंग अप की चीजें करते हैं। अर्थिंग अप यानी मिट्टी को उठाना और होइंग यानी उसको छांटना, छटनी करना मिट्टी की, उसको नमी, उसको जो हार्ड मिट्टी होती है उसको थोड़ा कोमल करना या सॉफ्ट करना। ठीक है। और उसके अलावा हमारे जो भी सेट्स डैमेज हो चुके हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, होइंग करते हैं यहाँ पे। सो जो डैमेज सेट होते हैं हमारे बेसिकली किसी भी वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांटिंग के टाइम में अगर हम मशीनरी मैकेनिकल प्लांटिंग कर रहे हैं तो उस वजह से भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई इंजरी वगैरह लग गई इस वजह से भी हो सकते हैं। तो उन सारे जो सेट्स हैं उनको हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, होइंग करते हैं। नाउ अर्थिंग अप में हम क्या करते हैं, अर्थिंग में हम करते हैं, ये करते क्यों है, बेसिकली अर्थिंग में तो क्या है, मिट्टी वगैरह को हम ऊपर उठाते हैं, थोड़ा सा रेस कर देते हैं। नाउ अर्थिंग में होता क्या है, बेसिकली ये करा इसलिए जाता है ताकि हम जो वाटर यूज एफिशिएंसी हमारे क्रॉप की उसको बढ़ा सकें, और उसके अलावा जितना भी एक्सेस वाटर है हमारे फील्ड में उसको ड्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं। तो ये 2 प्रोसेसेस हमारी किसकी हैं, होइंग या अर्थिंग अप की है। ठीक है ना। उसके बाद एक टर्म और आता है हमारा टाइंग, वैपिंग या प्रॉपिंग। ये जो टर्म्स है हमारे, ये हमारे शुगर केन में, जो हम शुगर केन को आपने बहुत जगह पे फील्ड्स में बांधा हुआ देखा होगा। सो ये सारी चीजें हम करते हैं हमारे फील्ड में। क्यों करते हैं, बेसिकली ये एक तो हमें मैकेनिकल सपोर्ट दे देता है हमारे जो फील्ड, जो हमारा शुगर केन क्रॉप होता है, क्योंकि सारे टिलर्स जब ऊपर उठ जाते हैं सो उसको बांधने की वजह से क्या होता है, एक तो एक्सेस हमारा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है फील्ड में, और दूसरा क्या होता है, क्योंकि देखो जो हमारा शुगर केन का प्लांट होता है इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से फैला हुआ होता है। अगर हम यहाँ पे इनको एक धागे से या पत्ते से, बेसिकली इसमें तो हम क्या करते हैं, एक पत्ते को पकड़ते हैं, उसी को गोल घुमा के इनमें बांध देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा टाइम वगैरह कहते हैं, रैपिंग वगैरह कहते हैं। सो ये करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एक तो एरिएशन अच्छी हो जाती है, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, उसको आने जाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। एक तो ये चीज होती है। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो भी इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हम करना चाहते हैं वो भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाते हैं ये प्रोसेस करने की वजह से। और इसके अलावा अगर हम देखें, सो टाइंग हमको कब करनी होती है, जब हमारे प्लांट की हाइट 2 मीटर की हाइट पहुंच जाती है, देन उसके बाद हम अपने क्रॉप में टाइंग को कर सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस इन दी शुगर केन क्रॉप, और आपने बहुत जगह पे देख भी रखा होगा। बेसिक हमको ये ध्यान देना होता है कि अगर आपके शुगर केन क्रॉप में जो ज्यादा हरी पत्तियां हैं वो अगर एक साथ मिल रखी हैं, सो उसके केसेस में हमको टाइंग नहीं करनी है। जहां पे थोड़ा बहुत वो सूखने लग गए हैं, थोड़ा कम डार्क ग्रीन से हल्के ग्रीन कलर में आ गई हैं, उनको हमको क्या कर देना है,
टाइंग अप कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा टाइंग, रैपिंग और प्रॉपिंग ये सारी चीजें खत्म हो गई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, नाउ बात करें इनकी डिजीज की, शुगर केन की। सो सबसे पहली द फेमस रेड रॉट डिजीज होती है जो हमारे शुगर केन प्लांट में सबसे ज्यादा लगती है, रेड रॉट डिजीज। सो इट इज कॉज्ड बाय कोलेटोट्रैकम फैल्केटम, ठीक है। सो ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कोलेटोट्रैकम फैल्केटम, ये हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म है। सो इसमें होता क्या है, बेसिकली रेड रेड कलर की ना निशान जैसे आ जाते हैं हमारे जो शुगर केन को जब आप काटोगे बीज से तो उसके अंदर रेड रेड कलर के निशान आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेड रॉड यानी लाल सड़न नाम से इसको हम डिनोट करते हैं हिंदी में बोले तो। सो बेसिकली होता क्या है, इसमें जो अंदर वाला एरिया होता है, ये हमारा शुगर केन का बाहर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला एरिया होता है वहां पे हमारे रेड रेड कलर के निशान टाइप के लंबी लंबी धारियां जैसे आ जाती हैं, सड़ने लग जाता है हमारा, और वो सड़ना जो होता है हमारा रेड कलर का दिखता है हमारा, तो उसको हम बोलते हैं रेड रॉट। इसमें होता क्या है कि जो शुगर होता है वो फर्मेंटेशन करने लग जाता है हमारा, और उसके अलावा अल्कोहलिक जो स्मेल होती है वो रिलीज होने लग जाती है हमारे क्रॉप से। सो उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई इसके अंदर क्या होने लग गया है, रेड रॉट होने लग गया है। सो बेसिकली होता किस वजह से, हमारा मैकेनिकल इंजरीज की वजह से सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए हमको इसमें क्या करना चाहिए, जो मैकेनिकल इंजरीज हैं वो हमको क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। नाउ एक आता है हमारा केमिकल आता है इसके अंदर टाइफेनेट मिथाइल। टाइफेनेट मिथाइल हमारा एक केमिकल है, इसके अंदर हमारे सेट्स को हमको कितना 5 मिनट तक भिगो के रखना पड़ता है, और उसके बाद हमको क्या कर देना पड़ता है, शोइंग कर देनी पड़ती है, सो दैट वी कैन हम क्या कर सकते हैं, हमारे रेजिस्ट अगेंस्ट द रेड रॉट डिजीज। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विल्ट डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम सैकेराई, ठीक है। इट इज अ फंगल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम सैकेराई, ठीक। और इसमें हमको क्या करना पड़ता है, बेसिकली एक केमिकल आता है इसके कंट्रोल के लिए, एगलॉल नाम का केमिकल होता है, उसको हमको डाल देना पड़ता है बिफोर 5 मिनट्स ऑफ शोइंग। हमको वही 5 से 6 मिनट तक हमको क्या करना पड़ता है, हमारे सेट्स को इस सॉल्यूशन में भिगो देना पड़ता है। देन उसके बाद हमको क्या कर देनी पड़ती है, इसकी शोइंग कर देनी पड़ती है। अब इसमें होता क्या है हमारे विल्टिंग में बेसिकली हमारा टर्मिनेशन ऑफ शुगर टेक्स प्लेस एंड प्लांट आर स्टंटेड। सो टर्मिनेशन ऑफ शुगर हो जाता है, इसके अंदर जो शुगर प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा लो हो जाता है या कम हो जाता है, और उसके अलावा हमारा जो प्लांट होता है वो स्टंटेड, सूखी हुई अपीयरेंस देता है, कमजोर अपीयरेंस देता है ना। उसके अलावा क्या होता है, येलोइंग एंड विल्टरिंग ऑफ द क्राउन लीव्स। क्राउन लीव्स कौन सी होती है, ये नीचे वाली जो लीव्स होती है इनको हम क्राउन लीव्स कहते हैं। सो बेसिकली ये वाली लीव्स के अंदर क्या होने लग जाता है, पीलापन आने लग जाता है, और उसके अलावा इनके अंदर क्या होने लग जाता है, येलोइश टाइप का अपीयरेंस होने लग जाता है, और सूखने लग जाती हैं ये पत्तियां। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर होती हैं, विल्टिंग के अंदर होती हैं। अब इसको अवॉइड करने के लिए हम एक तो चीज कर सकते हैं, हमारा क्रॉप रोटेशन, उसके अलावा हम इस टाइप का केमिकल एगलॉल का हम यूज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन रेजिस्ट अगेंस्ट द विल्टिंग, जो भी हमारी बीमारी विल्टिंग डिजीज है हमारी, इसके अगेंस्ट। ना इसके अलावा एक और बीमारी आती है हमारी स्मट। इट इज ऑल्सो फंगल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय यूस्टिलाइगोस्केटेमेनिया, ठीक है। सो यूस्टिलाइगोस्केटेमेनिया की वजह से ये हमारी जो डिजीज है ये फैलती है, और इसमें हमको क्या डाल देना पड़ता है, इसके कंट्रोल के लिए हमको डाल देना पड़ता है ट्राइथियामिथानॉन, और इसमें हमको 0.25% ऑफ सॉल्यूशन में हमको ये भी 5 से 6 मिनट तक पहले बिफोर शोइंग हमको क्या कर देना पड़ता है, शोकिंग कर देनी पड़ती है, भिगा देना पड़ता है हमारे सेट्स को, सो दैट वी कैन रेजिस्ट अगेन स्मट। इसमें होता क्या है, कर्व्ड लीव्स वगैरह हमारी दिखती हैं, जो कर्व्ड लीव्स होती हैं हमारी शुगर केन की वो ज्यादातर हमको दिखती हैं, और कुबड़ा स्ट्रक्चर एक होता है ना कि इरेगुलर टाइप का स्ट्रक्चर, ये टाइप का स्ट्रक्चर हमारा किस में दिखता है, स्मट में दिखने लग जाता है। और इसके अलावा हमको क्या कर देना है, इसके अंदर रेट्यूनिंग को बिल्कुल बंद कर देना है, और रेट्यूनिंग नहीं करनी हमारे क्रॉप में, वरना हम रेट्यूनिंग करेंगे तो क्या होगा, स्मट डिजीज का अकरेंस चांसेस बढ़ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक लास्ट डिसीज है हमारी इसके अंदर, रस्ट को, रस्ट इन शुगर केन को डिस्कस करते हैं। नाउ बात करें रस्ट डिजीज की इसकी, तो इट इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया इराइंटी, ठीक है। तो ये वाली डिजीज की वजह से ये फैलता है हमारा। सो इसमें होता क्या है, रस्टिंग डिजीज में स्मॉल इलोंगेटेड येलो टाइप के स्पॉट्स हमारे बन जाते हैं, कहाँ पे, लीव्स के नीचे साइड में, और लीव्स के ऊपर साइड में हमारे क्या बन जाते हैं, येलो येलो कलर के हमारे क्या बन जाते हैं, स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स। और जब वो ज्यादा हमारी बीमारी फर्दर आगे बढ़ने लग जाती है तो उसके बाद वही स्पॉट्स हमारे क्या हो जाते हैं, रेड या ब्राउनिश कलर के हमारे बनने लग जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या है, इट रिजल्ट इन द इमेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट। इमेच्योर डेथ
हमारी कर देता है हमारे प्लांट की। और इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक 910120 जिसको हम धानुषी कहते हैं, ये वाली वेराइटीज को हमको लगाना चाहिए। और उसके अलावा हमको मैंकोजेब का हमारे को एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, कितना 2.0 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको क्या कर देना चाहिए, मैंकोजेब की एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। सो ये तो हो गई हमारी रस्ट डिजीज। और उसके अलावा एक रटून स्टंटिंग भी होती है, इससे पहले हमने इस मंथ में भी यही चीज डिस्कस करी थी। सो बेसिकली ये होता क्या है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू रेट्यूनिंग। अब जब भी हम रेट्यूनिंग करते हैं, जो कि हम थोड़े टाइम बाद ही डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे चल के लेक्चर में। सो रेट्यूनिंग की वजह से क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे स्टंटिंग बढ़ जाती है, हमारा जो पौधा है, हमारा जो नया क्रॉप है, जब हमारा उगता है तो वो सूखने लग जाता है। और उसके अलावा हमारा क्या हो जाने लग जाता है कि हमारे जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज्यादा लो होने लग जाती है इस वजह से, ठीक है, रटून स्टैंडिंग। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो भी रटून रेजिस्टेंट क्रॉप है या अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप है उनको हमें यूज करना चाहिए। जैसे हमारा है CO8014। CO8014 एक ऐसी वैरायटी है जो हमारी रटून स्टंटिंग से रेजिस्टेंट है और इजीली हमारी ग्रो कर जाती है और प्रोडक्शन भी अच्छा दे देती है। सो बात करी जाए इंसेक्ट पेस्ट की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द बोरर्स को। सो यहाँ पे 3 बोरर्स हैं बेसिकली। एक है हमारा अर्ली शूट बोरर, एक हमारा रूट बोरर और उसके अलावा एक हमारा टॉप बोरर। तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो अर्ली शूट बोरर होता है उसमें क्या होता है, टाइनी कैटरपिलर्स के जो हैज अंडे होते हैं वो हमारे कहां पे चले जाते हैं, जो हमारा शीट लीफ शीट होता है उसके जो किनारे किनारे वाला एरिया होता है। फॉर एग्जांपल ये जैसे शुगर केन का क्रॉप है और ये हमारा यहाँ पे शूट है शुगर केन का, तो यहाँ पे होता है कुछ ए एरिया होता है हमारा लीफ शीट, ठीक है। तो इस एरिया में, ये वाले एरिया में हमारे क्या हो जाते हैं, अंडे देने लग जाता है, हैचिंग कर लेता है हमारा कैटरपिलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, अंडे या लार्वा हमारे जो भी हैं यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं हमारे। देन उसके बाद क्या होता है कि इस वजह से जो ऊपर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन ऑफ द हमारा प्लांट होता है वो कंप्लीटली ड्राई हो जाता है, ठीक है, दिस बिकम्स ड्राई। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, ये फीड करना शुरू कर देते हैं पत्ते के ऊपर और यहाँ पे, और उस वजह से क्या हो जाता है, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाता है, कंप्लीटली ड्राई अप हो जाता है। और जो हमारा यहाँ पे जितने भी लीफ शीट होती है, जो सेंट्रल पार्ट की लीफ शीट्स वगैरह होती हैं, लीफ शीट यानी जो कवरिंग होती है हमारी लीव्स की, वहां पे क्या होने लग जाती है, फाउल स्मेल वगैरह आने लग जाती है, गंदी स्मेल आने लग जाती है हमारे प्लांट से। और उसके अलावा क्या हो जाता है, हमारे जो शूट्स वगैरह होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सड़ना शुरू हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है। ये बेसिकली कब अटैक करते हैं, जब 2 से 3 मंथ हमारा पुराना हमारा प्लांट होता है, तो उस टाइम पे हमारे क्या करते हैं, ये अर्ली शूट बोरर्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं। बेसिकली यहाँ पे होते हैं और उसके बाद ये नीचे को जाना शुरू कर देते हैं। दीज ट्रेवल डाउनवर्ड्स इन दी शूट, ये शूट में ट्रेवल करते हैं और शूट को क्या कर देते हैं, अंदर से सड़ाना शुरू कर देते हैं, सुखाना शुरू कर देते हैं ना। उसके अलावा हमारा आता है रूट बोरर्स। तो काम क्या करते हैं, ये वाले शूट बोरर्स तो शूट तक ही रहते हैं। इसमें क्या होता है, जो लार्वा होते हैं ये शूट के बाद सीधे रूट में पहुंच जाते हैं, ठीक है, रूट में ट्रेवल कर जाते हैं अंदर ही अंदर। और उसके अलावा क्या कर देते हैं, हमारे जो क्रॉप होता है उसको डेड हार्ट टाइप की कंडीशन के थ्रू गुजार देते हैं। डेड हार्ट में बेसिकली हमारा क्रॉप बिल्कुल ही आप बोल सकते हो पैरालाइज टाइप का हो जाता है, बिल्कुल कंट्रोल खुद होता है खुद से। सो वो एक कंडीशन होती है हमारी डेड हार्ट। और ये जो लार्वा होते हैं ये बेसिकली इसी कंडीशन में हमारे क्रॉप को पहुंचा देते हैं। सो बेसिकली ये जो कंडीशन होती है हमारे रूट बोरर की कंडीशन होती है, ये भी आकर सेम टाइम पीरियड में ही चलते हैं ये तीनों। बट इसमें क्या होता है, ज्यादातर ये रूट बोरर्स तब एक्टिव होते हैं जब हमारी ड्राई कंडीशंस होती हैं, यानी मंथ बिटवीन मई टू जून, ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं हमारे फील्ड में। और इससे सबसे ज्यादा खतरा हमारा मंथ मई से जून के टाइम के पीरियड में रहता है ना। उसके बाद हमारे आता है टॉप बोरर्स, ठीक है। सो टॉप बोरर क्या करता है कि हमारे जो लार्वा होते हैं, जो हमारे कैटरपिलर के लार्वा होता है, वो बीच में जो मिड रेप है हमारे, यानी सेंट्रल पोर्शन ऑफ द प्लांट है, उसमें पहुंच जाता है और वहां पे डैमेज पहुंचाना शुरू कर देता है। और उसके अलावा क्या होता है कि हमारे जो भी इंटरनोड्स वगैरह होते हैं, जैसे ये नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, इन वाले एरियाज को हमारे क्या करने लग जाता है, डैमेज पहुंचाना शुरू कर देता है, फीड करने लग जाता है। और ये भी क्या करता है, सेम कंडीशन, डेड हार्ट कंडीशन करने लग जाता है हमारे प्लांट के लिए। सो ये भी बहुत ज्यादा क्या होता है, डैमेजिंग होता है। सो बेसिकली ये भी जो हमारा प्लांट है, ये जो टॉप बोरर है, बेसिकली सेम टाइम पीरियड यानी जून जुलाई के टाइम पे ही हमारा आकर होता है हमारे प्लांट के ऊपर। सो बात करें इसके कंट्रोल की, सो बेसिकली बेसिक कंट्रोल तो हमको क्या करना है, इरिगेट द फील्ड एट द मंथ ऑफ मई एंड जून। मई एंड जून में हमको क्या करना है, सबसे ज्यादा इरिगेशन देना है हमें।
और उसके अलावा हम अपने जो सेट्स होते हैं शुगर केन सेट्स को हम क्या कर सकते हैं, डाइमिथोएट सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके कितने 5 मिनट तक भिगो सकते हैं बिफोर सोइंग हम ये कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एंडोसल्फान का स्प्रे कर सकते हैं एट द अपीयरेंस ऑफ द लार्वा। जब लार्वा हमारे अपीयर होने लग जाते हैं हमारे प्लांट के ऊपर, देन उसके बाद हमको क्या कर देना, एंडोसल्फान का स्प्रे कर देना है। और उसके अलावा हमको क्या करना है, रेगुलर इरिगेशन को फॉलो करना है, सो दैट कि हम ये जितने भी बोरर से भी हम हमारे क्रॉप को बचा सकें। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड। इसके अलावा एक और हमारी जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज है हमारी, वो है शुगर केन वाइटरफ्लाई। ठीक है, ये इंसेक्ट क्या करते हैं, बेसिकली इसके जो निम्फ होते हैं वो सैप को सक करके क्या कर देते हैं, हमारे लोअर लीव्स में पहुंच जाते हैं। हमारे जो ये यहां से सक करते 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 ये कहां पहुंच जाते हैं, हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंच जाते हैं और वहां पे हमारा डैमेज करना शुरू कर देते हैं ना। उसके अलावा क्या होता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है और शुगर केन जो प्रोडक्शन होता है हमारा, वो सॉरी शुगर केन बोल रहा हूं, ग्रोथ होती है और शुगर प्रोडक्शन होता है, वो बिल्कुल स्टंट कर देते हैं, रोक देते हैं, उसे कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्लांट के अंदर बिल्कुल भी प्रोडक्शन नाम मात्र का नहीं होता है। ठीक है, सारी चीजें डैमेज कर देते हैं हमारे। और उसके अलावा हमारा जो केन जूस होता है, हमारा जूस होता है, इसके अंदर जो हमारा बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारा शुगर जूस होता है, उसको भी क्या कर देते हैं, वाटरी टाइप का बना देते हैं, बिल्कुल पानी वाला टेस्ट बना देते हैं। मतलब शुगर कंटेंट है नहीं, पानी वाला टेस्ट है, बिल्कुल खराब कर देते हैं इसकी क्वालिटी। सो सबसे ज्यादा इसका जो डैमेज देखा गया है वो देखा गया हमारा जून टू अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा डैमेज अगर होता है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, एक तो हमको क्या कर देना है, इसमें सबसे पहले रेट्यूनिंग को अवॉइड करना है सबसे ज्यादा ना। उसके अलावा हमको वाटर लॉगिंग कंडीशन को सबसे ज्यादा रिमूव करना है, जो भी वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर हमारे फील्ड में है तो उससे भी हमको बचना है ना। उसके अलावा हमको क्या कर देना है, एंडोसल्फान का स्प्रे कर देना है 0.07%। सो ये चीज करनी है हमें। सो यहां पे हमारे डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट खत्म हो गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हार्वेस्टिंग एंड द यील्ड ऑफ शुगर केन। नाउ बात करी जाए इसके हार्वेस्टिंग की। सो बेसिकली जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में हमारा शुगर केन 10 से लेके 12 मंथ के बीच में हमारा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। और साउथ इंडिया में हमारा 18 से लेके 20 मंथ के बीच में हमारा ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होता है ना। उसके अलावा हम ये कुछ फिजिकल अपीयरेंस होते हैं जिसकी वजह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि नाउ आवर क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले क्या होता है, येलो लीव्स जब हमारे प्लांट की हो जाती है तब हमको लगता है कि हाँ नाउ इट इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। और उसके अलावा हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है ना। इसके अलावा हमारा क्या होने लग जाता है, जो बर्ड्स होते हैं वो स्वेल आउट हो जाते हैं हमारे नोड्स के उससे। जैसे ये हमारा ये प्लांट है और ये इसके नोड्स हैं, सो यहाँ पे हमारे बर्ड्स होते हैं और ये वाला पोर्शन क्या होने लग जाता है ना, ये थोड़ा बाहर को निकलने आने लग जाता है। सो इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि हम क्या होने लग गया, हमारा हार्वेस्टिंग के लिए हमारा प्लांट रेडी हो गया। या इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया था ईयर या आई आप इसको बोल सकते हैं, आप बर्ड्स बोल सकते हो, ये स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं। सो ये स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं तो इससे भी हमें आइडिया लग सकता है कि हमारा एक प्लांट क्या हो गया है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है। नाउ यील्ड की अगर हम बात करें, यील्ड हमारा 600 से लेके 1000 कुंटल केन पर हेक्टर 600 से लेके 1000 कुंटल केन पर हेक्टेयर के हिसाब से हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है हमारा नॉर्थ इंडिया में। और साउथ इंडिया में हमारा 800 से लेके 1300 कुंटल केन पर हेक्टेयर के हिसाब से हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। सो ये हमारा यील्ड हो गया है। सो यहां तक पूरी कहानी थी हमारी शुगर केन की हार्वेस्टिंग और यील्ड की। नाउ एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है जो है हमारा रेट्यूनिंग इन शुगर केन क्रॉप। सो लास्ट हम बात करते हैं अब रेट्यूनिंग इन शुगर केन क्रॉप की। सो बेसिकली रेट्यूनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो क्रॉप होता है उसको हम कहाँ से काटते हैं, शूट एरिया जो क्लोज टू द ग्राउंड होता है उसके शूट एरिया से हम इसको काट देते हैं और वहीं से हमारा क्या होता है, फिर से रीजनरेशन ऑफ दैट क्रॉप स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट्यूनिंग कहते हैं। रेट्यूनिंग इज द क्रॉप विच इज ग्रो इन सेम फील्ड फ्रॉम रूट और शूट एंड ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, इट इज नोन एज रेट्यूनिंग। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि शुगर केन के अलावा किस किस क्रॉप में हम रेट्यूनिंग का ऑब्जर्व करते हैं। शुगर केन में इसलिए सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि रेट्यूनिंग में जब वापस हमारा शुगर केन के अंदर इतनी अच्छी कैपेसिटी होती है कि वापस जब वो रेट्यून होकर वापस जब उग लेता है तो प्रोडक्शन उतना या लगभग 70 to 80% अपना प्रोडक्शन फिर भी दे देता है। वेयर एज दूसरे क्रॉप्स में क्या हो जाता है, यही प्रोडक्शन घट के 30% या 20% तक भी जा सकता है। मतलब नॉट नेसेसरी होता है वो टाइप का प्रोडक्शन। सो इसीलिए और क्रॉप्स में हम ज्यादा रेट्यूनिंग को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन कौन से क्रॉप्स में होता है। खैर नाउ रेट्यूनिंग इन शुगर केन में सबसे पहली हमको इंपॉर्टेंट चीज रखनी है वो है रेट्यूनिंग वैरायटी।
हर शुगर केन में देखो रेट्यूनिंग तो होती है, बट जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन उतना ही हो। मैंने जैसे अभी तक जितना भी हमने डिस्कस करा उसमें हमने एक चीज को ऑब्जर्व करा होगा, या तो आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में देख लीजिए, डिजीज मैनेजमेंट में देख लीजिए, क्या हो रहा था कि हमारे जो शुगर केन है अगर हम उसमें रेट्यून वैरायटी को यूज नहीं कर रहे थे तो वो किसी ना किसी चीज से इफेक्ट हो जा रही थी, ठीक है। सो उस वजह से क्या है, हमको रेट्यून वैरायटी को यूज करना है। सो अगर हम रेट्यूनिंग करना चाहते हैं हमारे फील्ड में, सो उसके लिए हमको क्या करना है, रेट्यून वैरायटी को यूज करना है। कैसे है, एक तो है हमारी CO8013, एक है हमारी CO6907। ये कुछ वैरायटी है जो हमारी रेट्यूनिंग को मतलब रेट्यून वो होती है, सॉरी, ये कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो हमारी रेट्यून को सपोर्ट करती हैं और अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, इसीलिए इन वैरायटीज को हमें बोना चाहिए। सो ये CO का मतलब क्या होता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आखिर मैंने ये जो वैरायटी के नाम के आगे CO लिख दिया है तो ये CO का मतलब क्या होता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। खैर, नाउ रेट्यूनिंग एक ऐसी प्रोसेस है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब सेकंड टाइम में तो जब आप रेट्यूनिंग कर रहे हो उस टाइम पे तो टाइम टेकिंग नहीं है, बट आपके फील्ड को बहुत ज्यादा एंगेज रख देती है ये चीज। मतलब पहले तो आपका एक जो शुगर केन है उसमें ही 9 से लेकर 10 महीने या 1 साल तक लग जाता है। देन उसके बाद आप अगर उस पर रेट्यूनिंग करोगे तो लगभग 2 साल आपका फील्ड अपना एक ही क्रॉप के अंदर एंगेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स होते हैं जो अकर होते हैं। सबसे पहला मेजर पॉइंट होता है न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जब आपके क्रॉप को उगाएंगे तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट ले लेता है, जिसकी वजह से वो डिप्लीशन हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो रेट्यूनिंग में हमको खास ध्यान देना पड़ता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर। सेकंड चीज होती है हमारी वाटर मैनेजमेंट। सो वाटर मैनेजमेंट भी जो रेट्यूनिंग क्रॉप होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी वी नो कि शुगर केन बहुत ज्यादा वाटर टेकिंग क्रॉप है। तो जब हम रेट्यूनिंग भी कर रहे हैं तो उसमें हमको बहुत ज्यादा वाटर लग जाता है इसमें, क्योंकि अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो जाता है हमारे सॉइल के लिए। तो हमको इंश्योर करना पड़ता है कि गुड अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी गिवन। थर्डली बट नॉट लीस्ट, हमको क्या देना पड़ता है, सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जो भी हमारे इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है, या इसके अलावा हमारे जो डिजीज मैनेजमेंट है और वीड मैनेजमेंट है, इस पे भी हमको बहुत ज्यादा खास देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है रेट्यूनिंग में। तो फिर एक सवाल उठ के आता है कि आखिर हम रेट्यूनिंग करते क्यों हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है इसमें, क्योंकि हमको शोइंग नहीं करनी है, हमको सीड का ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर हमने ऑलरेडी कोई अच्छी वैरायटी का यूज कर रखा है जो ऑलरेडी डिजीज रेजिस्टेंट है और रेट्यूनिंग को सपोर्ट करती है, तो उसकी वजह से हमारा 50% काम तो ऑलरेडी कम हो चुका है। लेकिन बाकी जो इन फील्ड काम है वो हमको लगातार, जैसा हमारा पुराना फील्ड है वैसा ही करना है। जैसे कि वाटर मैनेजमेंट अगर हम आए तो सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट में 18 से लेकर 20 इरिगेशन तक हमारा चले जाता है। वैरस जो पहले हम इरिगेशन दे रहे थे वो हम 8 से 9 इरिगेशन या 8 से 12 इरिगेशन तक हम हमारे शुगर केन क्रॉप को दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 18 से लेकर 20 इरिगेशन हम दे रहे हैं। लेकिन इस इरिगेशन में हमको एक चीज ध्यान देनी है, जब हम हमारे पहले क्रॉप के हार्वेस्टिंग कर देंगे यानी कटिंग कर देंगे, उसके 6 से 7 वीक्स के बाद ही हमको पहला इरिगेशन हमारे क्रॉप्स को देना है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में अगर हम आ जाएं तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जो एनपीके की डोज है उसमें नाइट्रोजन की डोज बढ़ जाती है। पीके की डोज तो सेम ही रहती है 80 केजी पर हेक्टेयर, बट नाइट्रोजन की डोज 180 से लेकर 250 केजी पर हेक्टेयर तक हमारी इंक्रीज हो जाती है। और जिसकी एप्लीकेशन हमको बिफोर जुलाई, अगर हम जनवरी फरवरी में हमने शोइंग कर रखी है, रेट्यूनिंग कर रखी है, जनवरी फरवरी के टाइम पे हमने कटिंग कर रखी है, तो जुलाई से पहले हमको क्या कर देना है, 100 केजी एज अ टॉप ड्रेसिंग हमारे शुगर केन क्रॉप में ऑलरेडी अप्लाई कर देनी है, किसका, नाइट्रोजन का। बाकी जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करी है इसी लेक्चर में, सो उसी तरीके से हमको क्या करनी है, एप्लीकेशन देनी है। और उसी तरीके से इंसेक्ट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट और इंटरकल्चरल ऑपरेशंस भी हमको करने हैं हमारे फील्ड में जब हम रेट्यूनिंग को ऑब्जर्व करें। सो रेट्यूनिंग में पूरी प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली हमारे सबसे पहले ये जैसे ये क्रॉप है, ये शुगर केन क्रॉप है, ये इसके टीलर्स हैं, ये हम क्या करते हैं यहां पर से इसको जड़ से काट देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्रॉप कट गया, ठीक, ये हमने लेके अपना हार्वेस्टिंग करके हमने आगे फर्दर प्रोसेस के लिए सप्लाई कर दिया। जो हमारा ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर ही शुगर केन निकल के आया रहता है, मतलब जो भी जितने भी हमारे टेलर होते हैं 3-4 2-3-4, ये जो हमारे कटे होते हैं इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहीं पे से हमारा जो न्यू क्रॉप है वो उगना शुरू हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। और क्या होता है, जैसे हमारी फर्दर प्रोसेस चल रही थी हमारी टेलरिंग की, और वो फर्दर प्रोसेस हमारे टेलर्स उगने लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो ग्रोथ लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर जूस डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो वो प्रोसेस वहां से आफ्टर ग्राउंड जो प्रोसेस होती है हमारी, आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल सरफेस, वो प्रोसेस हमारी सेम रहती है जैसे हमने पहले शुगर केन में डिस्कस
करा था। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेट्यूनिंग इन शुगर क्रॉप। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होती है कहीं कहीं जगह पे, जैसे आप कमर्शियल वे में अगर आप शुगर केन को उगा रहे हो और आपको पता है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम में अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से आपने काम कर रखा है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट सारी चीजें अच्छी रखी हैं, तो आपके लिए रेट्यून क्रॉप बहुत अच्छा फायदेमंद साबित हो सकता है। सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है किसमें, रेट्यून क्रॉपिंग में, रेट्यूनिंग इन शुगर केन में। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर इस लेक्चर में आपको कोई चीज में डाउट है, यू आर फ्रीली टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ और किसी इंटरेस्टिंग क्रॉप के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।